हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा क्लास इन सब टॉपिक्स पर है। भूमि सुधार, भूमि सुधारता, हरित क्रांति, कृषि जोत, ये सभी अध्याय 8 से रिलेटेड हैं, यानी कृषि एवं खाद्य प्रबंधन से मुख्य परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक हैं। भूमि सुधार को समझते हैं कि है क्या ये। देखो, भूमि सुधार जो है भारत में दो चरणों में हुआ है। एक पहला चरण जो है स्वतंत्रता के ठीक बाद स्टार्ट हो गया था। द्वितीय चरण इसका आर्थिक सुधारों के बाद हुआ है। आर्थिक सुधार यानी एलपीजी रिफॉर्म जो कि 1991 में हुआ है, उसके बाद द्वितीय चरण बेसिकली ये है कि सरकार की भूमि संबंधी जो नीति थी वो एलपीजी के अनुकूल हो गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अनुकूल हो गई, उदारीकरण, निजीकरण आदि के अनुकूल हो गई। प्रथम चरण का जो भूमि सुधार है, इसी को मुख्य रूप से भूमि सुधार माना जाता है। इसको बहुत ज्यादा भूमि सुधार के रूप में प्रचारित नहीं किया गया है, लेकिन ये भी जो है भूमि सुधार का ही एक अंग है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय कृषि की जो संस्थागत विसंगतियां थी, स्वतंत्रता के पहले ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी संस्थागत विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को दूर करना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक समानता, उस समय भूमि ही प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी। तो किसी के पास ज्यादा भूमि थी, किसी के पास बिल्कुल नहीं थी, किसी के पास थोड़ा बहुत थी। तो ये जो सामाजिक आर्थिक असमानता थी, इसको दूर करना भी भूमि सुधार का एक उद्देश्य बताया जाता है। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि होगी, तभी जनसंख्या जो है उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है, कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो मुख्य रूप से 3 कदम उठाए गए। मध्यस्थों की समाप्ति, उस समय आप जानते हैं कि सरकार और जो काश्तकार हैं या फिर जो जोतने वाले हैं, कृषक जो हैं, उनके बीच मध्यस्थ बहुत सारे हुआ करते थे, जमींदार आदि। तो उन सब चीजों को समाप्त करना, उन सब व्यवस्थाओं को समाप्त करना जो अंग्रेजों के टाइम से आ रहे थे। इसके अलावा जो काश्तकारी सुधार, यानी कि जो जमीन जोतने वाला है उसको लेकर के क्या सुधार किए गए और कृषि का पुनर्गठन यहाँ किया गया। असफलता और हरित क्रांति से इसको कनेक्ट करके भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रथम चरण में चलते हैं। स्वतंत्रता के ठीक बाद जो स्टार्ट हुआ था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषि आधारित नहीं थी। वास्तविकता तो ये थी कि कृषि हमारी संस्कृति का, हमारे सोशल स्ट्रक्चर का, हर एक चीज का पार्ट था। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर हमारे संस्कृति का एक पार्ट था। हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जरूर जुड़ा हुआ था। तो ऐसा बताया जाता है कि कई सुधारों की यहाँ आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कांग्रेस ने 1935 में इसकी घोषणा कर दी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भूमि सुधार लागू किए जाएंगे, और भूमि सुधार हुए भी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ये भी देख लें कि जो भी लिखी हुई बातें हैं, सिर्फ उसी पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। सरकारें भी इसमें जो है, सरकारों की समझ में भी परिवर्तन आते रहता है। तो हमें भी ये समझना है कि एग्रीकल्चर जो लगभग इस अवस्था में था, वो इस अवस्था में पहुंच गया। इस अवस्था और इस अवस्था में अंतर क्या है? सिर्फ फोटो में अंतर नहीं है, एक भावनाओं में या फिर जो उसका जो एक नेचर है उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। जहां एग्रीकल्चर पहले जो है, जो किसानों के पास उपलब्ध संसाधन थे उन्हीं से हो रहे थे। किसान खुद खेती कर रहा था, किसान खुद भी स्वस्थ था और जमीन भी स्वस्थ थी। वहां से जो उपज हो रहा था वो भी जो है कैंसर कारक नहीं था या फिर किसी भी बीमारी को देने वाला नहीं था। अन्न को जो है देव माना जाता था, देवता माना जाता था। लेकिन आज के तारीख में जो अनाज हो रहे हैं वो भी कैंसर और 1000 तरह की बीमारियों को पैदा कर रहा है। जो किसान है वो भी कैंसर पीड़ित हो रहा है। पंजाब के किसानों की हालत तो किसी से छुपी नहीं हुई है कि क्या स्थिति उनकी हो गई है। और भूमि भी बिना बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाले वहां उत्पादन हो ही नहीं रहा है। भूमि बंजर होती चली जा रही है हमारी। तो जो भी सुधारों के नाम पे जो किया गया उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकला, ये नहीं भी कहा जा सकता है। तो ठीक है, इसको हम लोग जब समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, तो दिमाग को बहुत न्यूट्रल करके, ये नहीं कि भूमि सुधार हुआ तो उसके पक्ष में बहुत ज्यादा समझ जाए। पक्ष भी समझना है और उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ उसको भी ढंग से जरूर समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतः स्वतंत्रता के ठीक बाद लागू किए गए भूमि सुधार के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। तो क्या क्या उद्देश्य था? तो पहला तो उद्देश्य यह था कि कृषि में जो विसंगतियां हैं, संस्थागत विसंगतियां हैं, उसको दूर करना। तो संस्थागत विसंगति का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जोतों का जो आकार है, भूमि स्वामित्व है, भूमि उत्तराधिकार है, काश्तकारी सुधार है। काश्तकारी मतलब जो जमीन को जोतता है ना, उसको काश्तकार कहते हैं। मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिक संस्थागत सहायता, आधुनिकीकरण, ये सभी बातें जो हैं कहीं ना कहीं संस्थागत मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से संबंधित जो विसंगतियां थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जो ट्रबल्स थे, उनको दूर करना, ये एक प्रमुख उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी भूमि सुधार का एक उद्देश्य था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय आजीविका के लिए अधिकतर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। 80% से ज्यादा लोगों की आजीविका, लाइवलीहुड कृषि आधारित थी, ठीक है। अतः सरकार इस भूमि स्वामित्व की संरचना को तर्कसंगत और लोक कल्याणकारी बनाना चाहती थी, ठीक है। लोग मतलब ये सरकार चाह रही थी कि
अधिकतर लोगों के पास जमीन जाए, तो जिनके पास जमीन ज्यादा है, सरप्लस है, उनसे जमीन लेकर के जो है जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है उनको देना। ठीक है, ये सब उद्देश्य कुछ बताया जा रहा है। यहां नोट देख लेते हैं दूसरे पॉइंट में ही। सरकार ने उपरोक्त कारणों से पुरानी कृषि व्यवस्था को विघटित करने का प्रयास किया। जो अभी से जो व्यवस्था चली आ रही थी अंग्रेजों के टाइम में देखेंगे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत डिस्टरबेंस पैदा किया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने जो है सिर्फ यहाँ लगान वसूल किया और बाकी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। इवन कृषि के व्यावसायीकरण, वाणिज्यीकरण, ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि भारतीय लोग कैसे चीजों की खेती करना पसंद करते थे, प्रेफर करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उसके पहले जो मध्यकालीन भारत है वहां भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर की संरचना में वहां भी थोड़ा बहुत बदलाव आया। उसके पहले देखेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर व्यवस्था जो थी वो इस अवस्था में थी कि सभी लोगों का पेट भर सकती थी, बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से एग्रीकल्चर के कार्य को देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति ऐसी हो गई कि उसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी सुधार किए गए वो भी इस दिशा में किए गए ताकि पूंजीपतियों को फायदा मिल जाए, ताकि कृषि का और ज्यादा व्यावसायीकरण किया जा सके। आज एक किसान जो है बिना ह्यूज अमाउंट उसके पास जब तक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा पैसा उसके पास नहीं रहेगा, वो एग्रीकल्चर कर नहीं सकता है, खेती कर नहीं सकता है, चाहे वो कर्ज लेकर ही वो पैसा व्यवस्था करे। अगर किसान ने कर्ज लेकर के कृषि की है तो वो प्राथमिक क्षेत्र तो रह ही नहीं जाता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के जैसा हो गया। वो वहां से उस चीज को निकालना चाहेगा, यानी कि धन का जो सेक्शन है, व्यवसाय का जो सेक्शन है, वो एग्रीकल्चर में प्रवेश कर गया यहां से। ठीक है, तो सरकार ने पुरानी जो कृषि व्यवस्था थी उसको विघटित कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया और ज्यादा सरकार के द्वारा। तो यहाँ विघटित करना कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि मध्यकाल और आधुनिक काल में भी, यानी अंग्रेजों के टाइम में भी, उसके पहले भी मुगलों के टाइम और जो भी लोग थे, शासक थे वर्ग, उस समय कृषि की व्यवस्था में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड से शासकों को लूटना था, चाहे वो अंग्रेज हो गए या उनके पहले। तो इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड को बर्बाद करके रख दिया था। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बर्बाद किया। उसके बाद लेकिन सरकारों ने जो किया उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता है। सरकार द्वारा भूमि को कब्जे में लेने और भूमिहीनों को बांटने के कारण भूमि सुधारों को बदनामी भी मिली। लोगों ने भी इन सब चीजों का विरोध किया, लेकिन लोगों की अपनी सीमाएं होती हैं, लोग कितना विरोध करेंगे। तीसरी बात यह है भूमि सुधार का उद्देश्य में कि कुपोषण और खाद्यान्न की कमी की समस्या को कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ही दूर किया जा सकता था। अच्छा, ठीक है, अब भूमि सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो पहला है मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थों की समाप्ति का मतलब ये हो गया कि उस समय अंग्रेजों के टाइम में अगर हम देखें तो जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, पूरे देश में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था, मतलब ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया में मुख्य रूप से जमींदारी, महलवारी और रैयतवारी, ये तीन व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्था क्या थी, वास्तव में ये तीन व्यवस्थाएं कृषि कर वसूली की व्यवस्थाएं थी कि एग्रीकल्चर से उनको टैक्स कैसे मिले, टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने ये तीन व्यवस्थाएं अपना रखी थी। थोड़ा सा इन तीनों के बारे में मैं बता देता हूं। जमींदारी व्यवस्था, जिसका जो मुख्य क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कुछ बनारस वाला क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र। अगर आप लोग इस पॉइंट को एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको लग रहा है तो आप लिख भी सकते हो, शॉर्ट में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये जमींदारी व्यवस्था, इसी जमींदारी व्यवस्था को जो है स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, या इसी को स्तंभदारी व्यवस्था भी, पहले स्तंभदारी कहते थे, फिर जो है जमींदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त कहने लगे। इसका मतलब है कि जो भी उस समय तालुकदार और राजा वगैरह होते थे उनको जमींदार घोषित कर दिया गया, जमींदार बना दिया गया। ठीक है, और उनको एक फिक्स जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो देना था और स्थायी रूप से देना था, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। 1793 में इसको कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्षेत्र मैंने बता दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र थे। ये पूरे ब्रिटिश भारत का 19% एरिया इसके अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। महालवारी व्यवस्था, महाल कहते हैं गांवों को, तो महालवारी व्यवस्था जो है आपका, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था का ही एक अपडेटेड फॉर्म था। ठीक है, थोड़ा सा और विकसित फॉर्म था। ये 1822 में आया था और इसमें कुछ और क्षेत्रों को लिया गया, जैसे गंगा का दोआब, पश्चिमोत्तर प्रांत, यूपी, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र। ठीक है, लगभग 30% एरिया, ब्रिटिश इंडिया का जो 30% एरिया था वो महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। महाल मतलब होता है गांव, यानी पूरे गांव का
जो कृषि कर है वो एक साथ वसूला जाता था, और जो गांव का जो मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि पूरे महल का जो टैक्स है वो वसूल के दे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार खुद ही वसूलती थी रैयतों से भू कर, लेकिन यहाँ जमींदारी और महलवाड़ी व्यवस्था से भी ज्यादा जो है बताते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स वसूला जाता था और बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। इसका जो मुख्य जो एरिया आ जाता है वो मद्रास, बम्बई, सिंध, आसाम, ये सब एरिया आ जाता है। वैसे इसको स्टार्ट किया गया था 1792 में मुनरो के तहत। मुनरो व्यवस्था इसको कहते हैं, कई बार रैयतवाड़ी को ही मुनरो व्यवस्था कहते हैं। बाद में टॉमस मुनरो ने इसको विकसित किया था। तो कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, ये दो लोगों का नाम इसमें आता है, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, ठीक है। तो इनको कहा जाता है लेकिन मुनरो व्यवस्था, और ये बंबई, सिंध और आसाम। तो ये कुल मिला के व्यवस्थाएं थी। अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जितना ज्यादा यहाँ से वसूली कर सकें, ठीक है। एक बात आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे कि एक कलेक्टर ने अपने उच्च अधिकारी को, या कलेक्टर के नीचे वाला अधिकारी जो है कलेक्टर को लिखता है कि इस क्षेत्र में कुछ भी उपज नहीं होता है, सिर्फ जो है घास उपज होता है, इसीलिए टैक्स का जो राशि है वो वसूल नहीं हो पाया या कम वसूल हो पाया, ऐसा कुछ कहता है। तो अधिकारी अपने निचले अधिकारी मतलब फिर रिप्लाई करता है कि घास बहुत अच्छी चीज है, उसी घास को बिचवा करके टैक्स का पैसा वसूल करो। यानी कि अंग्रेजों ने बहुत ही बुरी तरह से भारतीय किसानों का शोषण किया, बहुत बुरी तरीके से। हम उतना कल्पना नहीं कर सकते वैसा अंग्रेजों ने किया, ठीक है। तो इन सब व्यवस्थाओं को खत्म करना। और दूसरा था इसमें काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार का मतलब है कि लगान का नियमन किया जाए, यानी कि जोतदारों द्वारा भूस्वामी को दिए जाने वाले लगान की दर निश्चित कर दी जाए। जोतदार मतलब जो भूमि को जोत रहे हैं। हो सकता है कि भूमि स्वामी जो है वो खुद भूमि को नहीं जोत रहा है, जोतदार भूमि को जोत रहा है, ठीक है। तो जो जोतदार है उसके लिए लगान की दर क्या की जाए, निश्चित की जाए, ताकि उनका शोषण कम से कम हो सके या बंद हो जाए। इसके अलावा बटाईदारों के हितों की रक्षा। बटाईदार मतलब जो जमीन को जोतता है। बटाई पे लेते हैं ना कुछ लोग कि जमीन जो है उनके पास अपना नहीं है, तो जमीन भूस्वामी से जमीन ले लिए, ठीक है, और बटाई निश्चित कर दिए, परसेंटेज निश्चित कर दिए। 50-50 गाँव में जैसे नॉर्मली होता है, जिसकी जमीन है उसको 50% दे दिया गया, और जिसने जो है बटाई ली थी उसको जो है 50% मिल गया, ठीक है। तो इनका भी जोत अधिकार यानी कि टेनेंट राइट्स सुरक्षित रहे, इसकी संस्थागत व्यवस्था की गई, इसके लेके कानून वगैरह बनाए गए। इसके अलावा है काश्तकारों के स्वामित्व का अधिकार, यानी जो काश्तकार हैं जो जमीन को जोत रहे हैं, ठीक है, तो उनका स्वामित्व उनको मिल जाए, ठीक है। जो जमीन जोत रहा है उसका जमीन हो जाए, इस तरह की भी बात की गई। और इसके लिए छठी योजना कब से कब तक, 1980 से 85 है ना। तो ये छठी योजना में सिफारिश की गई कि 81-82 तक काश्तकारों के मालिकाना हक के लिए कानून बने। अन्य योजनाओं में भी ऐसी सिफारिश की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक को छोड़कर अन्य राज्यों में इसके लिए या तो अपर्याप्त कानून बने या बने ही नहीं। और इन राज्यों के, खासकर पश्चिम बंगाल और केरल की स्थिति अभी कैसी है उसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जिन जिन राज्यों में भूमि सुधार और इस तरह के जो वेलफेयर दिखने वाले जो स्कीम है वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुए हैं, तो अभी भी उनकी स्थिति ऐसी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल और केरल में काश्तकारों के स्वामित्व से रिलेटेड, जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें जो है इन सब राज्यों में अच्छे से हो पाई। कृषि का पुनर्गठन। कृषि के पुनर्गठन का मतलब ये हो गया कि कृषि का जो स्ट्रक्चर है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का जो सेटअप है, जो बना बनाया ढांचा है, उसमें परिवर्तन करना। तो क्या क्या इसके अंतर्गत था? तो पहली बात तो भूमि का पुनर्वितरण, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जोतों की सीमाबंदी। जोतों की सीमाबंदी, और एक ही बात हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी के पास गांव में बहुत बड़ी जमीन है और किसी के पास बहुत छोटी छोटी जमीन है, ठीक है। तो भूमि का क्या करना, पूरा पुनर्वितरण करना। जिसके पास ज्यादा एक्स्ट्रा सरप्लस जमीन है उससे लेकर के जिनके पास भूमि नहीं है उनको देना। तो इसको जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कहते हैं। इसी को जो है जोतों की सीमाबंदी भी कह सकते हैं, कि लैंड का जो आकार है उसकी एक सीमा ही होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या फिर जोतों की सीमाबंदी। भूमि की चकबंदी। चकबंदी का मतलब है कि जो छोटे छोटे जोत हैं गांव में, कई बार जो है छोटे छोटे जोत हैं और इस कारण से जो एग्रीकल्चर करने का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए कि मान लो कि एक किसान का जमीन जो है वो छोटे छोटे भागों में अलग अलग जगह है, तो एक दूसरे को भूमि क्या करेंगे कि दे देंगे। जैसे मान लो कि एक जगह है, एक गांव है, उसमें ऐसा करके लैंड है, दूसरा गांव है उसमें ऐसा करके लैंड यहाँ भी है, ठीक है। अब एक करके व्यक्ति जो है उसका यहाँ भी लैंड है और यहाँ भी लैंड है, तो यहाँ भी छोटा जमीन उसके पास हो गया, यहाँ भी छोटा जमीन उसके पास हो गया। तो दोनों क्या करें कि ए और बी है,
तो बी का जमीन अधिकतर एक ही जगह हो जाए, ए का भी जमीन एक ही जगह हो जाए। ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में क्या करेंगे, एक तरह से एग्रीमेंट कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, सहमति बना लेंगे। ठीक है, यानी कि भूमि का क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई इस गांव में तुम्हें अधिकतर जमीन मिल जाए और इस गांव में मुझे अधिकतर जमीन मिल जाए, दोनों का काम हो गया, जमीन बड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, तो भूमि की चक्रबंदी। इसके अलावा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का मतलब है कि कई लोग साथ मिल करके एक साथ कृषि कर सकें। बहुत जगह ये सफल हुआ है, लेकिन भारत में सहकारी कृषि बहुत ज्यादा सफल हो नहीं पाया। तो चलिए भूमि का पुनर्वितरण, इसको पहले समझते हैं। तो देखो ये इस तस्वीर से, द इकोनॉमिक्स का ये तस्वीर है, उससे आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि भूमि का जो बड़ा आकार है उसको क्या कर दिए, छोटे छोटे काट करके लोगों के बीच में ये वितरित कर दिए। ये देखो लोग हैं, ठीक है ना, लोगों के बीच में वितरित कर दिया जाना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ। ठीक है, और इसको लेकर के 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बात को लेकर के एक नई नीति बनी थी, एक न्यू पॉलिसी बनी थी, और उसी पॉलिसी को अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से कानून के रूप में बनाया। ठीक है, तो इस नीति के अंतर्गत क्या था, पहले उसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के अंतर्गत तो जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भूमि की जो उच्चतम सीमा है वो 18 एकड़ होनी चाहिए, और जो असंचित क्षेत्र है यानी कि जहां भूमि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है वहां 54 एकड़ निर्धारित की गई। यानी लैंड सीलिंग ये है कि मैक्सिमम एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि रहनी चाहिए उसको लेकर के ये है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक परिवारों को, क्योंकि परिवार को यहाँ इकाई माना गया था, व्यक्ति को नहीं। पहले शायद व्यक्ति को माना गया था, बाद में परिवारों को मान लिया गया। चूंकि व्यक्ति को मानने के बाद प्रॉब्लम हो रही थी कि आपस में ही भूमि का इधर उधर कर ले रहे थे, तो परिवारों को एक इकाई मानकर एक परिवार के पास उच्चतम इतना जमीन होना चाहिए। नेक्स्ट बात है कि इसे नवी अनुसूची में रख दिया गया, ये भूमि के पुनर्वितरण या भूमि सुधार संबंधी चीजों को। आप कहोगे ये नवी अनुसूची क्या है, तो देखो नवी अनुसूची जो है, भारतीय संविधान का जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो 1951 में हुआ है, और भूमि सुधार को इस नवी अनुसूची में रखा गया। नवी अनुसूची को उसी समय जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मतलब नवी अनुसूची में जिन जिन कानूनों को या जिन जिन विषयों को रखा गया वो न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे, यानी कि कोर्ट उस पर जो है एक तरह से रिव्यू नहीं कर सकता उन सब कानूनों को। ठीक ना, ऐसा कहा गया था, ये नवी अनुसूची के अंतर्गत होता है। लेकिन इसमें एक और बात आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक अपना स्पष्टीकरण दिया, और उसने ये कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, 24 अप्रैल 1975 के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा। इसका मतलब हुआ कि नवी अनुसूची का जो पावर था, नवी अनुसूची का जो विशेषता थी, वो पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1975 के पहले जिन चीजों को रखा गया था वो अभी भी सेफ जोन में एक तरह से है। लेकिन 1975 के बाद जिन चीजों को रखा गया अब उसका कोई ज्यादा महत्व रहा नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के वो रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, समस्याएं क्या थी, तो पूर्वोत्तर राज्यों, ये जो पहला हमने देखा कि भूमि से संबंधित इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने इसे पारित किया, लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश को अपवाद मान लिया जाए तो सफल नहीं रहा। यानी कि ये जो मैक्सिमम जोतों का क्षेत्र जो था, लैंड होल्डिंग का सीलिंग जो बनाया गया था, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश में लगभग सफल रहा, बाकी अन्य राज्यों में सफल नहीं रहा। 12वीं योजना के अनुसार अब तक केवल 30 लाख हेक्टेयर भूमि ही अतिरिक्त यानी सरप्लस भूमि घोषित किया गया है। यानी जो टोटल बोया गया क्षेत्र है, निवल यानी टोटल बोए गए क्षेत्र का मात्र 2% ही क्या हुआ, अतिरिक्त यानी सरप्लस भूमि हुई है। ठीक है, इसका भी लगभग 30% कानूनी विवादों के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। भूमिहीन परिवारों को हस्तांतरित भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा बंजर व अनुत्पादक है अभी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे तो ऐसे सरप्लस भूमि हैं जो कि बंजर हैं, अनुत्पादक हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनको गरीबों को दे दिया जाए तब भी बेचारे गरीब क्या कर देंगे, मतलब खेती उसमें कर नहीं पाएंगे। कई ग्रामीण क्षेत्रों को भूमि मालिकों के दबदबे के कारण से लागू करना कठिन रहा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जिसके पास जमीन ज्यादा है, अब उसका सरप्लस लेकर के किसी और को देने की बात है, तो जिसको दिया जाएगा वो बेचारा लेगा ही नहीं, क्योंकि अपने घर में तो ऐसे उठा के ले नहीं जा पाएगा, जमीन तो वही है और जिसका जमीन था उसी का दबदबा है।
ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हुई। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति, देखो भारत में राजनीति जो है, लोकतांत्रिक राजनीति हमारी जो है वो कुछ इसी तरह की चलती है कि जो भी पावरफुल लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनसे वो पंगा ले नहीं सकते, उनको भी धन की आवश्यका है, उनको भी जो है चुनाव जीतना है। तो इस तरह की पॉलिटिकल विल पावर की भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। दूसरी बात, भूमि की चकबंदी। चकबंदी का मतलब है कि जैसा कि मैंने बताया कि छोटे छोटे जो एरिया हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करके बड़े बड़े लैंड में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी एक वेबसाइट से मैंने ये फोटो लिया है, तो देख सकते हैं कि जमीन का आकार यहाँ क्या है, छोटा छोटा है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि सरकार के सहयोग से, लोगों की आपसी सहमति से लैंड का आकार जो है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कई राज्यों ने चकबंदी का कानून बनाया, लेकिन मुख्यतः हरित क्रांति वाले राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक में अधिकतर चकबंदी के कार्य हुए। तो जहां हरित क्रांति वाले एरिया थे, तो हरित क्रांति के लिए भूमि का चकबंदी करना एक अच्छा काम था, क्योंकि बड़े बड़े अगर लैंड रहेंगे तो यहाँ मशीनों से जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, ठीक है, मशीनों से या फिर जो भी आधुनिक तरीके हैं वो अपनाना अच्छा रहेगा अगर लैंड का आकार बड़ा बड़ा है तो, ठीक है। इसके अलावा इन सब राज्यों में भी किया गया, लेकिन अन्य राज्यों में ज्यादा हुआ नहीं। चकबंदी का कार्य अब ज्यादा हो भी नहीं रहा है। इसमें चकबंदी में क्या क्या समस्याएं हुई उसको देख लेते हैं। पहली बात तो राज्यों की उदासीनता। राज्य जो है इसमें बहुत ज्यादा मतलब सहमत नहीं रहे या फिर ज्यादा एक्टिव नहीं रहे वो। फिर पैतृक भूमि के प्रति मोह। पैतृक भूमि का मतलब ये हुआ कि लैंड को आप जानते हैं कि भारत में कितना महत्व दिया जाता था। अब तो लोग, युवा जो है, अपने जमीन को महत्व दे नहीं रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि ठीक है, आधुनिक जॉब कर लेंगे और नौकरी कर लेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी भ्रम में है। जमीन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी है। तो क्या है कि जैसे मान लो कि इस घर वाले का जमीन जो है यहाँ ये छोटा सा पड़ता है, अब ये कहेगा भाई यहीं वाले को दे दो और इस घर वाले का यहाँ जो जमीन है वो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से एक्सचेंज हो जाए चकबंदी के अंतर्गत। लेकिन ये फिर भी नहीं करना चाहेगा, क्यों? क्योंकि इसके दादाजी ने यहाँ कुछ खरीदा होगा या कुछ किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक जमीन का अपना इतिहास होता है गांव में। हर एक परिवार में आप पूछोगे या अपने परिवार में भी आप जानो तो हर एक जमीन का अपना इतिहास है। तो अपने जमीन को कभी भी इस तरह से एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि अपने यहाँ एग्रीकल्चर जो था, खेत जो है, वो सिर्फ एक संपत्ति का विषय नहीं है, एक सांस्कृतिक और एक बहुत बड़ा जो है एक मोह का विषय भी है, पैतृक भूमि के प्रति मोह। अच्छी भूमि को छोड़ने के लिए कृषक फिर तैयार नहीं होते हैं। जो अच्छी भूमि अपनी है वो देना नहीं चाहेंगे और दूसरों का अच्छा भूमि लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी कंट्राडिक्शन हो सकता है। चकबंदी अधिकारियों के पास चकबंदी के लिए भूमि टुकड़ों के सर्वेक्षण, वर्गीकरण, मूल्यांकन के लिए तकनीकी ज्ञान का अभाव था। फिर इन पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, पक्षपात का भी आरोप लगा, ठीक है। अब जो चकबंदी अधिकारी थे वो तो एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे। तो जिसका खराब जमीन है वो अगर किसी को उपलब्ध करवा दिए तो ये भी एक समस्या की बात हो सकती है। इसके अलावा कृषकों या ग्रामीणों में अविश्वास, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चकबंदी के विषय में थे। अब सहकारी कृषि को देखते हैं। सहकारी कृषि मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो जैसा मैंने बताया कि कोऑपरेटिव फार्मिंग भारत में बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहाँ हुई हैं। तो भारत में लगभग 85% जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम है, यानी छोटे छोटे हमारे जोत हैं। तो अतः सहकारी कृषि को उपयोगी इसके लिए समझा गया कि जो छोटे छोटे खेत हैं, अब उनको अगर कुछ लोग मिल करके, जैसे मान लो कि 10 लोग हैं और 10 लोगों का जमीन जो है उस गांव में या उस एरिया में पड़ता है और छोटा छोटा लैंड है, सब मिल करके अगर खेती करें तो जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जो लेबर कॉस्ट है या लेबर का जो ये आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। इसको जो है मार्केटिंग इसका बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो भी उपज हुआ है उसको जाके बेच सकते हैं आराम से, एक सम्मिलित बाजार लगा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो सहकारी कृषि यानी मिलजुल करके खेती करना। तो छोटे छोटे भूमि होने के कारण इसको उपयोगी समझा गया, लेकिन भारत में यह प्रयोग जो है बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जैसे मान लो कि सोवियत रूस हो गया या चीन हो गया, उन सब देशों में सहकारी कृषि जो है वो ठीक ठाक स्थिति में रही है। कुछ आदिवासी इलाके हैं वहां भी सहकारी कृषि जो है वो ठीक ठाक चल पाती है। कुछ बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए इसका मिसयूज भी फिर किया गया। चलिए अब देखते हैं भारत में भूमि सुधार का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम को देखें तो ये असफल ही रहा है। बहुत ही इसका जो आंकड़ा है, जो रिजल्ट है, वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। काश्तकारी सुधार के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो काश्तकार हैं यानी कि जो भूमि को जोतने वाले हैं उसको मतलब
उनसे संबंधित जो सुधार किए गए, यानी कि लगानों का नियमन करना, बटाईदारों के हितों की रक्षा करना, फिर काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार, ये 3 पॉइंट देखे थे। जो भी काश्तकारी सुधार किए गए के माध्यम से काश्तकारों के अधिकार जो सुनिश्चित किए गए, लेकिन ये भारत की सकल परिचालित भूमि यानी टोटल जो ऑपरेटेड एरिया था जिसमें खेती हो रही थी, उसका मात्र 4% हिस्सा पर ही ये काश्तकारी सुधार हो पाया। इसके अलावा जो है जो स्वामित्व पुनर्वितरण का था, यानी कि जिनके पास सरप्लस भूमि है उसका भूमि लेकर के गरीबों में बांट देना, ये भी मात्र 2% ही हो पाया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भूमि सुधार लगभग देश का जो भूमि है उसमें 6% में ही हो पाया, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र में जो है ये भूमि सुधार हो पाया। अतः इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, बहुत ही नगण्य पड़ा है। विफलता के कारण भारत में भूमि जो है सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है, पहचान का प्रतीक है। तो जल्दी से इसको लेकर के जो सरकार सुधार चाहती थी, ठीक है ना, तो लोगों ने तो उसको सुधार माना भी नहीं। वास्तविकता तो ये है कि मात्र 6% एरिया में ये हो पाया। जहां भी हुआ वो भी विवादों में पड़ा रहा, बहुत ज्यादा उसका उत्साहजनक जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो लोगों ने इसको सुधार माना ही नहीं। वास्तव में जो परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी उसी को लोगों ने कंटिन्यू, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो पड़ा ही बहुत हद तक। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार और नेतृत्व की कमी, ये सब कुछ बातें रही। अब भूमि सुधार और हरित क्रांति दोनों को एक साथ देख लेते हैं। देखो, हरित क्रांति का जो विषय है और भूमि सुधार का जो विषय है, दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीजें भूमि सुधार में की जा रही थी, हरित क्रांति के लिए वो चीजें कई बार अच्छी नहीं मानी जा रही थी, ठीक है। देखते हैं। तो हरित क्रांति के शुरुआत के साथ साथ भूमि सुधार का मुद्दा जो है वो हाशिए पे चला गया, एकदम से साइड हो गया। क्यों साइड हो गया? क्योंकि हरित क्रांति और भूमि सुधार में कंट्राडिक्शन था बहुत सारे मुद्दों को लेकर। जैसे जहां हरित क्रांति बड़े जोत क्षेत्रों के अनुकूल थी, बड़े जोत क्षेत्र के अनुकूल थी कि जितना बड़ा बड़ा एरिया रहेगा, ठीक है। जैसे चकबंदी भूमि सुधार के अंतर्गत किया गया तो हरित क्रांति के लिए ठीक था, इसलिए चकबंदी का काम पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन जैसे भूमि का पुनर्वितरण, सीलिंग ऑफ लैंड, उस तरह का भूमि सुधार जो है वो हरित क्रांति के अनुकूल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हरित क्रांति बड़े जोत क्षेत्रों के अनुकूल थी, वहीं भूमि सुधार का उद्देश्य बड़े जोत क्षेत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर भूमिहीनों में बांट देना था, ठीक है। पूरी तरह से भूमि सुधार का ये एकमात्र उद्देश्य नहीं था। भूमि सुधार का जो अन्य उद्देश्य था, जैसे चकबंदी वाला, वो तो ठीक था हरित क्रांति के अनुकूल, लेकिन भूमि सुधार का जो एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि जमीन का पुनर्वितरण करना, वो फिर हरित क्रांति के अगेंस्ट हो जाएगा एक तरह से। बड़े भूपतियों के द्वारा भू सुधारों का विरोध किया गया, जबकि हरित क्रांति के लिए ऐसा विरोध कभी भी नहीं हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विश्व बैंक के सुझाव, अन्य देशों में हरित क्रांति की सफलता के कारण भूमि सुधार कार्यक्रम को क्या करना पड़ा, दरकिनार करना पड़ा। कहने का मतलब है कि हरित क्रांति के कारण भूमि सुधार का जो एक चल रहा था एक अभियान, उसको क्या करना पड़ा, साइड करना पड़ा। अब दूसरे चरण पे आते हैं, चरण सेकंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड चरण जो है आर्थिक सुधारों के बाद है, यानी एलपीजी रिफॉर्म के बाद है। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद है, इसका मतलब क्या हो गया? एलपीजी तो बहुत बड़ी चीज है, सरकार की पूरी नीति, सरकार की पूरी पॉलिसी, सरकार का पूरा सोच समझ और नजरिया हर एक चीज को लेकर के बिल्कुल भी बदल गया यहाँ, ठीक है। जब इतना बड़ा बदलाव यहाँ हो गया है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो भूमि सुधार का जो क्षेत्र था उसमें भी बड़ा बदलाव आ गया होगा, ठीक है। सरकार की नीति में बड़ा परिवर्तन आ गया होगा। भूमि सुधार संबंधित जो सरकार की नीति थी वास्तव में एलपीजी के अनुकूल हो गई, सिंपल सी बात है। तो आर्थिक सुधारों के उपरांत सरकार की भूमि सुधार संबंधी नीति में पर्याप्त बदलाव आ गया, ठीक है। और यहाँ हम सरकारी नीति में बदलाव को इन 3 चरणों में या 3 स्टेप में, 3 पॉइंट में देख सकते हैं। पहली बात तो भूमि का मानचित्रण, यानी मैपिंग ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, मैपिंग किया गया प्रॉपरली, जो है नक्शा ढंग से जो है बनाया गया। फिर भूमि अधिग्रहण की एक न्यायसंगत और तेज प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन को लेकर के एक न्यायसंगत और तेज प्रक्रिया यहाँ तैयार की गई। तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर न्यायसंगत और तेज प्रक्रिया होगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी सेक्टर भी है वो लैंड को क्या कर पाएगी, अधिग्रहित कर पाएगी। उस पर बड़े बड़े प्लांट और बहुत सारी चीजें लग सकती हैं, ठीक है, लगी भी हैं। इसके अलावा जमीन को पट्टे पे देना, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं किराए पे देना, कि पारदर्शी और प्रभावी नीति। कुल मिलाकर जो भी पॉलिसीज बनी थी 1991 के बाद वो पूंजीपतियों या फिर जो है बाजार के अनुकूल बनी थी। अब भूमि सुधार संबंधी नई नीति के पीछे तर्क क्या था? ये जो नई नीति बनी है इसमें जो 3 पॉइंट है, इसके पीछे क्या तर्क दिया गया? तो पहला तर्क ये दिया गया कि भूमि की तरलता यानी लिक्विडिटी से न सिर्फ कृषि में अधिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से पुनः प्रयोग किया जा सकता है। चलो इस पॉइंट को पहले समझते हैं कि भूमि की तरलता अगर होती है, भूमि की तरलता का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो पहले जो आप लिक्विडिटी को समझ लो, जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी बहुत ही महत्वपूर्ण एक
शब्दावली है, इसको समझना जरूरी है, शब्द है, इसको समझना जरूरी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? तरलता। तरलता को एक हम सेपरेट रूप से समझते हैं, फिर भूमि के संदर्भ में समझेंगे। जैसे मान लो कि संपत्ति जो है जितनी तरल होगी, ये एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, संपत्ति जितनी तरल होगी उतना ही ज्यादा जो है वो बाजार के अनुकूल होगी। संपत्ति जितनी तरल होगी बाजार के उतने ही अनुकूल होगी वो। जैसे किसी एक व्यक्ति के पास एक भूमि का टुकड़ा है और वो जो है 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है। बी करके कोई व्यक्ति है और उसके पास क्या है कि भूमि का टुकड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बैंक में जो है, बैंक अकाउंट उसके पास है, उसमें जो है 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो किसकी संपत्ति जो है ज्यादा लिक्विडिटी भरी है? किसकी संपत्ति में ज्यादा लिक्विडिटी है? इसकी संपत्ति में ज्यादा लिक्विडिटी है जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, बी के। और इसीलिए बी जो है इसका जो पूरा मेंटेनेंस देखोगे ये भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ए जो है गरीब जैसा व्यक्ति दिखेगा, बी जो है बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा संपत्ति व्यक्ति वाला व्यक्ति दिख सकता है। यहां इससे पैसा खर्च करवाना बहुत ही आसान है। एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस का पॉलिसी भी कोई लेके चला जाए तब भी कहेगा चलो ठीक है भाई, तुम इतने पैसे के लिए इतना बोल रहे हो तो चलो कर देते हैं। इसके पास कोई जो है अगर इस तरह का इंश्योरेंस वाला चला जाए तो कहेगा नहीं भाई हमारे पास पैसा कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा जमीन में है और उस जमीन को बेच करके वो तो इंश्योरेंस खरीदेगा नहीं। लेकिन इसके अकाउंट में चूंकि 1 करोड़ रुपए हैं, इसीलिए क्या करेगा कि आराम से उससे कुछ पैसा निकाल करके इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को दे सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संपत्ति की लिक्विडिटी यहाँ ज्यादा है। उसी तरह से मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और उसके पास एटीएम कार्ड भी है और इस व्यक्ति के पास एटीएम कार्ड नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या एक ऐसी स्थिति में पीछे चले जाते हैं 20 साल 15 साल पहले जब एटीएम नहीं हुआ करता था, और अभी के टाइम में आ जाते हैं कि 1 करोड़ रुपए है अकाउंट में है और उसके पास एटीएम कार्ड भी है, मोबाइल से पेमेंट करने का भी उसके पास सोर्स है। तो ये सी नंबर का व्यक्ति हुआ जिसके पास क्या है कि एटीएम है, मोबाइल से पैसा खर्च कर सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकता है। तो सी नंबर व्यक्ति जिसका 1 करोड़ रुपए बैंक में है और पैसे को इस तरह से वो खर्च कर सकता है, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा हुई या कम हुई? इसकी लिक्विडिटी और ज्यादा हुई। पैसा इतना तरल है कि थोड़ा सा हाथ हिलाएगा पैसा जो है सो बह के बाहर अकाउंट से, है ना, आराम से ये खर्च करेगा। तो ये लिक्विडिटी बढ़ती चली गई। ए से बी और सी में हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। ये मार्केट के लिए अच्छा या बुरा? जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी यानी जितना ज्यादा पैसा आपके हाथ से फिसल के मार्केट के पास चला जाएगा, यानी मार्केट के लिए अच्छी बात। उपभोक्ताओं के लिए यानी लोगों के लिए, एबीसी के लिए अच्छी और बुरी दोनों बात। अगर किसी की संपत्ति बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है तो उसको अपने पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पैसा तुरंत खर्च हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी संपत्ति जितनी लिक्विडिटी भरी होगी उसका उतना नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर एक अच्छा मतलब वो ठीक ठाक पैसा खर्च कर पा रहा है तो जहां वो चाहेगा वहां फ्रीडम से वो पैसा खर्च कर पाएगा और अपनी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां हम लोग आते हैं भूमि की तरलता। तो यहां जो पीछे हमने देखा था कि जो भी आर्थिक सुधार किए जा रहे थे तो आर्थिक सुधारों का एक उद्देश्य, हिडन उद्देश्य ये भी था कि भूमि को क्या किया जाए, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, भूमि को तरल बनाया जाए। अगर भूमि की तरलता, इस भूमि की तरलता से क्या होगा, न सिर्फ भूमि कृषि में अधिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से पुनः प्रयोग किया जा सकता है बल्कि भूमि उपयोग व्यवसाय को भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो कहोगे कि सर भूमि की तरलता यहां तो कहीं दिख नहीं रही है। तो देखो भाई, अगर भूमि का मानचित्रण कर दिया गया, भूमि का मानचित्रण कर दिया गया, जैसे अभी एक योजना सरकार की आई थी, उस योजना को क्या कहा गया, स्वामित्व योजना, ठीक है। 2020-21 में कोरोना के टाइम में सरकार ने लॉन्च किया था स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना में भी तो लगभग यही बात थी कि मानचित्रण ढंग से किया जाए, सभी का जो है किसका कौन सा लैंड है स्पष्ट बता दिया जाए, ठीक है। पता चल गया, एक को पता चल गया कि भाई मेरी ये वाली लैंड है, एकदम स्पष्ट उसका कागजात वगैरह वगैरह सब उसको दे दिया गया। इससे पूंजीपतियों के द्वारा जो है इससे जमीन लेना आसान हो जाएगा। मतलब मार्केट जब चाहे इसको पैसे का एक ऑफर करके इससे जमीन ले सकता है।
लेकिन इसके पहले की अगर स्थिति देखें तो 4 भाई हैं और चारों के बीच में जो है जमीन है। उस चारों का जो है ना तो अब तक बंटवारा हुआ है, फिर वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चों के पास वो जमीन चला गया, ऐसे नॉर्मल वो ऐसे करके रस्सी से या गांव के तरीकों से अपना जो है क्या किए, भूमि का बंटवारा कर लिया, अपना अपना झोपड़ी बनाए, घर बनाए, अपना रह रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली किसके हिस्से में कितनी जमीन आएगी, उसका उस जमीन का मैपिंग क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली स्थिति है जो पहले हुआ करती थी, इसमें जो है मार्केट के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जमीन का स्पष्ट रूप से जो है मानचित्रण कर दिया गया, पता चल गया कि कौन सी भूमि किसकी है, कागजात उसको दे दिए गए, तो ये क्या हुआ कि ये जमीन का लिक्विडिटी बढ़ना हुआ। क्यों? क्योंकि लोग अपने जमीन को बेच करके उस पैसे का फिर कुछ भी उपयोग करें, तो ये जमीन का लिक्विडिटी बढ़ना हुआ। तो ये बताया जा रहा है, ये भूमि सुधार जो आर्थिक सुधारों के बाद हुआ उसका ये एक बताया जा रहा है कि तरलता होने से लोग क्या करेंगे कि संसाधनों का ज्यादा प्रयोग हो पाएगा। लोग अपनी जमीन को बेच करके भी खेत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इवन किसानी करनी है तब भी उनको अपना जमीन बेचना पड़ता है। कई बार जो है साहूकारों से या बैंक से पैसा लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि बैंक मतलब कोलेट्रल के रूप में अपना जमीन वहां देना पड़ता है। ठीक है, जमीन का कागजात मतलब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आर्थिक सुधारों के बाद भूमि क्षेत्र में हुई। इसके अलावा भूमि उपयोग व्यवसाय यानी लैंड यूटिलाइजिंग बिजनेस भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, भूमि के कागजातों का जो है कोलेट्रल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। भू स्वामित्व का स्पष्ट न होना भारत की विकास प्रक्रिया में एक बाधक माना जाता था। भूमि का स्वामित्व कानूनी रूप से तय करने, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित करने के लिए एक योजना लाई गई, उसको DILRMP ये यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये एक किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उसको जो है मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो उससे सरकार के लिए या फिर बाजार के लिए वो कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि इतनी जमीन जो है इन लोगों के पास है, तो उसका अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी भी बात नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर बढ़ गई तो लोग जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये एक योजना है, इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कैबिनेट ने यानी गवर्नमेंट ने इसको 2008 में इसको अप्रूवल किया था, तो 2008 की ये योजना है। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और योजना है स्वामित्व योजना। ठीक है, तो कोरोना के टाइम ये स्वामित्व योजना आई थी। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में कार्यान्वित ये योजना होगी। इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को उनकी आवास का स्वामित्व कार्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड उनको आवंटित किया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड का मतलब वही है कि जैसे मैंने बताया ना कि पहले मतलब अभी तक बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जहां लोग रह तो रहे हैं, उनकी वो भूमि है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी भूमि है या नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी कार्ड इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो सरकार ऊपर ऊपर से तो कह रही है कि भाई स्वामित्व कार्ड होने से लोग बड़े मजबूत हो जाएंगे, लोगों के पास जमीन हो जाएगी, लेकिन अगर और गहराई से देखें तो लोगों के पास जब इस तरह का प्रॉपर्टी कार्ड हो जाएगा, जमीन का कागजात हो जाएगा, तो उनसे जमीन खरीदना भी आसान हो जाएगा। तो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के लाभ तो बेहतर आवासीय प्रबंधन, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस योजना का तो ऊपर ऊपर से सामाजिक कल्याण उद्देश्य बताया जा रहा है, बट इसके पीछे जो है वो आर्थिक उद्देश्य, बाजार का अपना हित है। राजस्व वसूली में सुविधा, स्वामित्व के अधिकार में स्पष्टता, ऋण प्राप्ति में आसानी और संपत्ति विवादों में कमी, तो ये सभी जो है वेलफेयर ही बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मामला है वो आप समझना। इसके अलावा 2015 में सरकार ने एक भूमि विधेयक लाया था। ये भूमि विधेयक जो है वैसे पारित हो गया था, लेकिन फिर इसको जो है वापस लेना पड़ा, क्योंकि लोगों का यहाँ तीव्र विरोध देखने को मिला। यहाँ जैसे देखिए एक यहाँ लगाया है कि हु इज द स्टेट टू इंक्रोच आवर लैंड, मतलब जमीन हमारी है और इसमें स्टेट का क्या रोल है, स्टेट कैसे हमारे जमीन पे एक तरह से कब्जा कर सकती है। ठीक है, और उसमें भी पूंजीपतियों के पक्ष में कुछ ऐसा होता कि भाई कुछ बहुत ही इमरजेंसी और जरूरी चीजें हैं, रोड बनना है या फिर बहुत इमरजेंसी और भी कुछ, उसके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आज के तारीख में ये करने लगी थी कि सामान्य जनों से भूमि ले करके उसको पूंजीपतियों को फिर ऊंचे दामों में बेच देती थी। ठीक है, तो ये सब स्थितियां चल रही थी। इसके बाद नीति आयोग के द्वारा 2016 में एक मॉडल लैंड लीजिंग कानून आया। तो ये जो विरोध हुआ है ना, इस विरोध के बाद जो है ये एक नया चीज आया है। इसका मतलब ये हुआ कि लीज पे जमीन देना, यानी कि ठीक है तुम हमें वही जमीन देना नहीं चाहते, लीज पे दे दो, पट्टे पे दे दो। तो बात फिर वही हो गई कि फिर जमीन जो है सो पूंजीपतियों के पास ही गया। लेकिन हाँ, एक बात हो गई कि जिनका जमीन है उनको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है कि भाई मेरा जमीन है। ठीक है, वैसे उस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे पास अभी भी जमीन है और उस पैसे का फिर अपना जो भी यूज कर लें। तो ये एक बेहतर विकल्प जो है सरकार को लगा, इसलिए इस दिशा में काम करने लगे। बहुत सारे राज्यों ने इसको लेकर कानून फिर बनाए हैं। इसे भूमि का मालिकाना हक मौजूदा किसानों तक ही रह जाएगा और उन्हें एक नियमित आय भी मिल जाएगी। उस आय का उपयोग करके कुछ बिजनेस और अन्य चीज़ों को कर सकते हैं।
साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता भी फिर हो पाएगी। चलो, ये हम लोगों ने भूमि सुधार, हरित क्रांति, इन सबको देखा। अब कृषि जोत यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग्स को देखते हैं कि अभी जो है लोगों के पास कितना जमीन है, उसका नेचर क्या है, इन सब चीजों को समझते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि जनगणना होती है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो है वो 10वीं जनगणना 2018 में, यानी फिर 2023 में फिर से होगा। तो 2018 का जो आंकड़ा है और यानी 10वीं जनगणना का और जो 9वीं जनगणना है, उन दोनों से तुलना करते हुए यहाँ कुछ फैक्ट है, उसको हमें दिमाग में रखना है। कुछ मोटे मोटे चीजों को याद भी कर लेना है आपको, ठीक है। कृषि क्षेत्र का आकार घट करके इतना मिलियन हेक्टेयर रह गया है। पहले जो 159.6 मिलियन हेक्टेयर था, उससे घट गया है, यानी कृषि क्षेत्र का आकार घटा है। क्यों घटा है? तो बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कॉमर्शियल पर्पज से अब पूंजीपतियों के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो ये बात है, मुख्य रूप से यही बात है। एक और बात है डियर स्टूडेंट्स कि बहुत सारे जो युवा हैं, यानी मैं तो कहूँगा कि अधिकतर जो युवा हैं वो खुद खेती अब नहीं करना चाहते। उनके बाप दादा खेती भले कर रहे हैं, वो खेती को बहुत ही निकृष्ट काम मानते हैं। ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एग्रीकल्चरल क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा क्रूशियल, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि आज के तारीख में मार्केट से जो भी आप खरीद के खाते हो, चाहे वो सब्जी हो गई, चाहे वो फल हो गया, अनाज हो गया, कोई भी शुद्ध नहीं रह गया। सब में जो है इतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, किसानों को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उनका भी अपना जो है सो व्यावसायिक हित बहुत ज़्यादा हो गया है कि कोई भी चीज़ खाने लायक नहीं है वास्तव में। जो भी खा रहे हैं उससे जो है 1000 तरह की बीमारियां हमें हो रही है। तो शुद्ध भोजन उत्पादन करने से ही शुद्ध भोजन प्राप्त हो पाएगा लोगों को। तो जिनके पास जमीन है, जो खेती कर पाएंगे, जो प्राकृतिक खेती कर पाएंगे, जो गौपालन कर पाएंगे, वही वास्तव में सस्टेन कर पाएंगे, वही एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो भविष्य में सबसे बड़ी लड़ाई जो है इसी क्षेत्र की होने वाली है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सिर्फ भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के, उनका सबसे बड़ा फोकस अभी यही वाला एरिया है कि किसी तरह से लोगों का जमीन जो है वो कंट्रोल में किया जाए। और इसी के लिए बहुत सारे जो है स्कीम और बहुत सारी जो नीतियां हैं वो बन भी रही हैं। तो सचेत हो जाना चाहिए लोगों को कि भाई उनके लिए कोई और उत्पादन करके नहीं देगा। उनको अगर सही खाना है तो सही उत्पादन खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही हल चलाना पड़ेगा, खुद ही खेत जोतना पड़ेगा। पहले राजा भी खेत जोतता था, पता नहीं अभी जो है लोगों के मेंटलिटी में क्या एक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भाई हमें एकदम से साफ सफाई वाले क्षेत्र में ही खूब एकदम से रहना है, कंप्यूटर करना है, आँख खराब हो जाए, बाल झड़ जाए, बुढ़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइंड वॉश जो किया गया, इससे फिर से पीछे आना पड़ेगा ही लोगों को, खासकर युवाओं को। आगे देखते हैं। देश में 86.2% किसान छोटे व सीमांत किसान हैं। देखो, छोटे किसान किसको कहते हैं, सीमांत किसान किसको कहते हैं। सीमांत किसान का मतलब हुआ सीमा के अंत वाले किसान। सीमा के अंत वाले किसान यानी मार्जिनल किसान। क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में? मार्जिनल किसान। यानी मान लो कि एक पूरा एक समाज है, उसमें एकदम कृषि समाज है, उसमें सबसे कोने में जो किसान है, यानी सबसे छोटा जो किसान है, उसको क्या कहेंगे? सीमांत किसान कहेंगे। किसको कहते हैं सीमांत किसान? तो देखो, जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम है उसको सीमांत किसान कहते हैं। छोटे किसान किसको कहते हैं? जिनका जमीन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है उसको छोटे किसान कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनके स्वामित्व में पूरे 47.3% कृषि भूमि है। यानी कि भारत के बहुसंख्यक जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं। ठीक है, इसके अलावा मझोले और अर्ध मझोले जो किसान हैं, यानी जिनका भूमि जो है 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक है, उनकी मात्रा मात्र जो है 13.2% है। इनके स्वामित्व में इतनी प्रतिशत कृषि भूमि है। छोटे व सीमांत किसानों का अनुपात इतने से बढ़ के इतना हुआ है, यानी किसानों का जो कृषि का जो क्षेत्र है, जो लैंड है, वो क्या होते चले जा रहे हैं? छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। एक तो जैसे भाइयों के बीच बंटवारा हुआ और इस तरह की चीजें भी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लैंड जो है यूनिवर्सिटी बने। मैंने तो हरियाणा के गांव-गांव में देखा कि लोगों का जो जमीन है एकदम से रूरल एरिया, एकदम से पिछड़ा हुआ इलाका जो माना जाता था, वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं। ये कॉलेज, वो कॉलेज, 50 तरह की चीजें। लोग भी खुश हैं जिनके पास जो हल बैल लेकर के जोतते थे, खेती करते थे 20 साल 25 साल या 30-40 साल पहले, उनके पूर्वज और वो खुद भी, अब वो जो है मर्सिडीज में घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, उनको भी मजा है, दारू का ठेका खुल गया है। तो ये सब जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं कृषि का जो क्षेत्र है वो घटाया है। ठीक है ना।
अर्थात इनकी संख्या जो है वो इतनी लाख बढ़ गई है। छोटे व सीमांत किसानों के स्वामित्व में जोत का आकार जो है वो आर्थिक रूप से उनके भरण पोषण के उपयुक्त नहीं है। ये भी कृषि क्षेत्र में एक असंतोष का कारण है। प्रति किसान जोत का आकार जो है वो घट गया है। देश में 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जोत वाले किसानों की संख्या जो है मात्र इतनी है। मतलब बड़े बड़े जो जोत हैं उसकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, और जो भूमि सुधार हुआ तो उसके कारण भी ये प्रतिशत संख्या घटी है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ ये देखने को मिल रहा है इस कृषि जनगणना से, कि महिलाओं द्वारा परिचालित मतलब जो उनके द्वारा ऑपरेटेड जो कृषि क्षेत्र है उनकी उनका जो क्षेत्र है यानी 12.88% था नवी कृषि जनगणना में, वो बढ़ा है। यानी कि एग्रीकल्चरल क्षेत्र का जो है वो महिलाकरण हुआ है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी, कुछ प्रमुख फैक्ट थे लैंड होल्डिंग को लेकर के, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स को लेकर के। अब चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छोटे किसानों की संख्या में वृद्धि व पशुधन क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए सरकार को एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए। देखो एक और बात आपको बता दूं, अभी तो नया वाला आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है, लेकिन जो पुराने आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें भी बहुत सारी रिलेवेंट बातें होती हैं। तो ये पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण है, तब भी आप ये ना सोचना कि ये हमारे काम का नहीं है। इसका भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो होगा वो काम का होगा। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण का भी आप उपयोग कर सकते हो उसके फैक्ट और कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो इसमें ये 3 बातें कही गई हैं कि लघु कृषि प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि छोटे छोटे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए, गैर कृषि व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित जो संबद्ध गतिविधियां हैं, जो अलाइड सेक्टर हैं मतलब कह सकते हैं, या रिलेटेड जो अन्य एक्टिविटीज हैं उसका विकास करना, ताकि ओवरऑल जो है एग्रीकल्चर का विकास हो सके। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इन्हीं सब टॉपिक पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बातें समझ में आई होंगी। इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। जो भी क्लास का PDF है और साथ ही साथ जो भी अपडेटेड मैटर होंगे सब यहाँ डाले जाएंगे। डाउट क्लास भी इसमें है, यानी कि आप जो है कभी भी मैसेज करके, फ़ोन करके जो भी क्लास है उससे रिलेटेड जो है डाउट, जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड डाउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अलग से इसके लिए सेशन भी लगा दिया जाएगा, रिवीजन सेशन वगैरह। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे और 249 ये आपका योगदान होगा इस क्लास को के लिए। तो इतना करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पर आप अपने नाम और थोड़ा अपना परिचय के साथ जो है इसमें मैसेज करेंगे इसमें जुड़ने के लिए। ठीक है, वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल, इससे आप जरूर जुड़ जाएं। लिखना सीखो अगेन एक नया प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसकी आपको 100 दिनों तक जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बेसिकली आपको एकदम शुरुआत करवाया जाएगा कि कैसे आप जो है एक आंसर लिख सकते हैं। तो एकदम से बेसिक से स्टार्ट करके आंसर राइटिंग तक, यानी क्वेश्चन आंसर लिखने तक जो है आप इसको देखेंगे। 100 दिनों का प्रोग्राम है, पेड प्रोग्राम है। इसमें अगर आपको जुड़ना है तब भी आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।